चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। यस सर, एक लिंकिंग दे दीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की। इनपुट टैक्स क्रेडिट सर, हमने स्टार्ट किया था पढ़ना गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स और सर्विस जब सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। सर एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो कुछ लोगों ने मांगा था गवर्नमेंट से कॉम्पोजिशन लेवी। अब सुनिए, एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। इसके बीच में आता है एग्जम्पशन। अगर आप एग्जम्पशन में फॉलो रहे हो तो कलेक्शन एंड पेमेंट की जरूरत नहीं है। तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी पे कैसे करेगा? कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया तो सर रेस करेगा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा और गुड्स भेज देगा अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, इसके बाद मैंने बोला था गवर्नमेंट ने बोला अब आपका बुरा वक्त आ गया है, मतलब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लायबिलिटी कब आता है? लायबिलिटी टू पे कम्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर आया समझ लीजिए लायबिलिटी 1000 रुपीज का, तो हम यूज करेंगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ लीजिए 500 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसके बाद रिमेनिंग का पेमेंट कर दोगे। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए बाबा एक क्विक लिंकिंग रिवीजन का भी कर लेते हैं, आ जाइए। गुड रिवीजन सेक्शन का भी कर लेते हैं। गुड सेक्शन नंबर 252, जल्दी बताइए। सर्विसेज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102। सप्लाई सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 बोलता है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। इंटरस्टेट सप्लाई जब पढ़ते हो तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हो। इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9 टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट जो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 14 बात करता है ओआईडीआर, 15 बात करता है टूरिस्ट के बारे में और 16 बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट सर जीएसटी लेवी हो गया। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 ऑफ द सीजीएस आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 9 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यस सर, सेक्शन नंबर 9 बोला 1 बोला जनरल लेवी, 9(2) बोला एचपी मैन, 9(3) बोला डायग्राम्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 9(4) बोला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो प्रमोटर पे लगता है ऑन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स एंड सीमेंट पे। यस सर, याद है हमें। फिफ्थ बोला था ई कॉमर्स ऑपरेटर कब जीएसटी देगा? जब सप्लाई हो रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। उसके बाद कॉम्पोजिशन लेवी पढ़ा था। कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन नंबर 10। बाबा रोज रिवाइज करते रहिए ताकि हम जब एंड करें अपना जीएसटी तो हो सके तो हम क्या करेंगे, जीएसटी एक बार शुरुआत से लास्ट तक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यस सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पशन सेक्शन नंबर 11 में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पशन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? सेक्शन नंबर 22 ने बोला पीपल हु आर लायबल, 23 बोला पीपल हु आर नॉट लायबल, 24 बोला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर बोला, 26 डीम रजिस्ट्रेशन बोला, 27 सीटीपी एनआरटीपी बोला, 28 अमेंडमेंट, 29 कैंसिलेशन, फिर आया 30। क्या बोला? 30 रिवोकेशन। यस सर, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। या रूल नंबर 23 में अमेंडमेंट है इसलिए ग्रीन लिख दिया मैंने। सर हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) बोला टॉपिक्स, 15(3) बोला सर डिस्काउंट के बारे में, 15(4) वैल्यूएशन रूल। उसके बाद आया था रूल नंबर 31A, 32, 33, 34 एंड 35। यस सर, रेट ऑफ टैक्स एग्जाम में पेपर में दे देंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 31 जो बोला टैक्स इनवॉइस के बारे में। सेक्शन नंबर 32 आया जो बोला प्रोहिबिशन, 33 टैक्स अमाउंट टू बी शोन सेपरेटली, 34 डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड 35 में बोला गया था कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किसको किसको करने हैं। 36 बोला था सर रिटेंशन पीरियड के बारे में। उसके बाद आया ई वे बिल। ई वे बिल इज सेक्शन नंबर 68 रेड विथ रूल नंबर 138, 138A B C D E। यस सर, याद है हमें। उसके बाद आया टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर
14। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाबा इनपुट टैक्स क्रेडिट में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18। सुन लीजिए एक बार। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जब पढ़ोगे तो आएगा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन सब्जेक्ट टू विच आप एलिजिबल होगे टू टेक द क्रेडिट। सेक्शन नंबर 17 बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट प्लस ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। अपोर्शन पार्टली बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए अगर यूज किया है, टैक्सेबल एग्जाम के लिए यूज किया है तो अपोर्शन करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18 बात करता है स्पेशल सर्कमस्टेंस में क्रेडिट के बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 16 से। आ जाइए चार्ट में। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैप्टर का नाम है, इनपुट का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप लिटरली बाय द डेफिनेशन जाओगे तो सर इनपुट का मीनिंग होता है जो गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो और इंटेंडेड टू यूज इन योर बिजनेस। ओके सर, लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, आपके बिजनेस के लिए इनवर्ड क्या क्या है, इनपुट क्या क्या है? जो सर इनपुट भी इनपुट है, मतलब जो गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं, इनपुट सर्विसेज भी होते हैं एंड कैपिटल गुड्स भी होता है। तीनों का इनपुट का मतलब तो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ इनपुट ही होता है, लिटरली टॉकिंग। लेकिन सुन लीजिए सर, इनपुट सर्विसेज भी उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी आपको मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो ये बोल रहे हैं इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है वो गुड्स जो अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको आप कैपिटलाइज करने वाले नहीं हो, मतलब जो बेसिकली रॉ मटेरियल वगैरह होता है, जो भी गुड्स आप यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में जो कैपिटलाइज नहीं है उसको बोलते हैं इनपुट। सर उसके बाद बोला इनपुट सर्विसेज, जो सर्विसेज आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो या इंटेंशन है बिजनेस में यूज करने का, वो सर्विसेज को बोलते हैं इनपुट सर्विसेज। और सर कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स कैपिटलाइज किए जाते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो कैपिटल गुड्स आर दोस व्हिच आर कैपिटलाइज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट और जिसका इंटेंशन बिजनेस यूज है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा इनपुट्स पे मतलब इनपुट्स होता है गुड्स ही, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पे जो भी आप टैक्स दोगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? क्या एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं बाबा, ये बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स। किस टैक्स की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जीएसटी की। तो ये बोलते हैं टैक्स का मतलब होता है जीएसटी विच इज पेड आइदर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मैंने सप्लायर को दिया, उसने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट मेरे को क्रेडिट देगा। मैंने रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को दिया तो भी गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट देगा। फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में जो भी जीएसटी पे किया है उसका टैक्स का क्रेडिट आपको मिलता है। सर ये चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट, जब आप इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ एंट्री में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है सर, बट डज नॉट इंक्लूड कॉम्पोजिशन टैक्स। याद रखिएगा हमेशा जो भी कॉम्पोजिशन का टैक्स आप देते हो 1%, 1%, 5% या 6%, तो उसका आपको कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जिसको आप सप्लाई कर रहे हो उसको भी आप टैक्स इनवॉइस देते हो, उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो इनपुट्स का टैक्स का क्रेडिट आपको दिया जाता है। इनपुट्स पे जो भी आप टैक्स दोगे उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? आपका जो ऑनलाइन ई क्रेडिट लेक्चर है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में सेक्शन नंबर 16(1), सेक्शन नंबर 16(2), सेक्शन नंबर 16(3) एंड सेक्शन नंबर 16(4) आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन नंबर 16 में सेक्शन नंबर 16(1) बोलता है कौन कौन क्रेडिट ले सकता है। पहला बात याद रखिएगा, सिर्फ क्रेडिट एक रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है। अगर आप हो रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी गुड्स सर्विसेज और बोथ आपने यूज किए हैं अपने बिजनेस के लिए, याद रखिएगा अपने बिजनेस के लिए, पड़ोसियों का बिजनेस का जो भी गुड्स खरीदा है उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। आप क्रेडिट ले सकते हो जो गुड्स सर्विसेज और बोथ यूज किए आपने अपने बिजनेस में, और क्रेडिट आपको दिया जाएगा ई क्रेडिट लेक्चर में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसके फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट? जब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो सर क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है टीआर, याद रखिएगा टीआर कंडीशन के बारे में। सर ये टीआर कंडीशन क्या होता है? टी फॉर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद बोला गया है आर फॉर रिसीट ऑफ गुड्स
और सर्विस और बोथ, आपको गुड्स सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड हो जाने चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है सर, पहला बात तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेकेंडली मेरे को गुड्स रिसीव्ड हो जाना चाहिए या सर्विस रिसीव्ड होना चाहिए। थर्डली टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, टी फॉर टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, मतलब जिससे आपने खरीदा है उसको आपने टैक्स दिया, उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। प्रोविजनली देते हैं, लेकिन सर याद रखिएगा अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट बोलेगी जो टैक्स का क्रेडिट आपने लिया है वो आप इनएलिजिबल हो, आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आर फॉर रिटर्न फाइल्ड, यस सर, पॉइंट क्लियर है। अगर मेरे को क्रेडिट चाहिए तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुन लीजिए बाबा। सेकेंड बोल रहा है कि सर आप व्हाट आर द कंडीशन फॉर टेकिंग द क्रेडिट, 1 2 3 4। नंबर 1, आपके पास होना चाहिए टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड है रूल नंबर 36 में। रूल नंबर 36 में बोला गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक होना चाहिए सप्लायर्स इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस, अगर आपने रिवर्स चार्ज में सप्लाईज ली हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने सप्लाईज ली हैं और जिसमें टैक्स किसी ने कम चार्ज कर दिया था, अब वो आपको डेबिट नोट दे रहा है, डेबिट नोट के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। बिल ऑफ एंट्री अगर है, बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो, और आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। सुन लीजिए क्या क्या कंडीशन होते हैं टू टेक द क्रेडिट। टी आर कंडीशन, टी फॉर टैक्स पेइंग जो डॉक्यूमेंट होता है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट वो आपके पास होना चाहिए। रूल नंबर 36 ने बोला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। BIRDS बर्ड्स को बोला जाता है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सर ये बर्ड्स क्या होते हैं, याद रखिएगा। बी फॉर बिल ऑफ एंट्री अगर आपके पास है तो वो भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, आप उसके बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हो। आई फॉर इन आईएसडी इनवॉइस अगर आपके पास है तो आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। आरसीएम का केस में जो सेल्फ इनवॉइस होता है, सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। डी फॉर डेबिट नोट अगर आपके पास है, डेबिट नोट के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। एंड एस फॉर सर सप्लायर्स इनवॉइस, जो आपको सप्लायर ने इनवॉइस दिया है उसके बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। डन सर, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आर फॉर रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। टी फॉर टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, जिसको टैक्स दिया है उसने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है तो ही आप क्रेडिट ले पाओगे। आर फॉर रिटर्न फाइल्ड, मतलब आपको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करके क्लेम करना पड़ेगा, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। रिंकी मैडम बोल रही है सर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का क्रेडिट मिलेगा क्या। हाँ बाबा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे, उसके बाद बोला गया है सर रूल नंबर 36 में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स होने से ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा। कंटेनिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। एग्जाम में पूछ लेंगे क्या क्या मिनिमम डिटेल्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट में ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। क्या बोल रहे हैं ये, डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तभी चाहिए, याद रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई तभी चाहिए जब इंटरस्टेट सप्लाई है। डन सर। उसके बाद बोला है नो आईटीसी ऑफ एनी टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अगर आपने टैक्स दिया क्योंकि एक डिमांड ऑर्डर आप पे रेज हुआ था जिसमें आपके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए थे और आपने तब कोई टैक्स दिया है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहोगे पास ऑन करोगे अपने रिसिपिएंट को तो भी उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। सर मैं कितना आईटीसी ले सकता हूं, फॉर एन एग्जांपल ये है सप्लायर फाइल करेगा जीएसटीआर 1, वो आ जाएगा मेरे जीएसटीआर 2A में। समझ लीजिए सर 60 इनवॉइसेस थे जिसमें 6 लाख का क्रेडिट था, वो तो आ गया सर, लेकिन 40 इनवॉइसेस मेरे सप्लायर ने जिसमें 4 लाख का क्रेडिट था वो रिटर्न में नहीं दिखाए। तो सर मैं कितना क्रेडिट ले सकता हूं। एक्चुअली मेरे पास इनवॉइसेस तो 10 लाख का है लेकिन मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में 40 इनवॉइसेस 4 लाख का जिसमें क्रेडिट था वो दिखाया नहीं। तो आप ले सकते हो 6 लाख का प्लस 5% और ले सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइसेज विच आर नॉट फर्निश्ड एंड हेंस आप ले पाओगे 30,000 रुपीज मोर, 6.3 लाख रुपीज। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा जितना इनवॉइसेस फर्निश किया उसका क्रेडिट तो आप ले पाओगे, जो इनवॉइसेस उसने फर्निश नहीं किए हैं
उस इनवॉइस रिलेटेड आप जो इनवॉइसेस फर्निश्ड का क्रेडिट है उसका 5% ले सकते हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। 100% ऑफ द फर्निश्ड इनवॉइस एंड मैक्सिमम 5% विथ रेस्पेक्ट टू द इनवॉइसेस नॉट फर्निश्ड। उसके बाद आता है रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। आपको गुड सर्विसेज और बोथ मिल गए तो ही क्रेडिट ले सकते हो। सर समझ लीजिए मेरे को इनवॉइस मिला और जॉब वर्कर को मेरे गुड्स मिल गए हैं। जब जॉब वर्कर को मिल गए, डीम्ड रिसीव्ड आपको मिल गए हैं, मान लिया जाएगा कि जब जॉब वर्कर को मिले आपको मिल गए हैं और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने सप्लायर को बोला कि मेरे को इनवॉइस दे दे, गुड्स भेज दे मेरे कस्टमर को। सप्लायर ने भेज दिया गुड्स, इसको बिल टू शिप टू मॉडल हुआ। जब मेरे कस्टमर को गुड्स मिल जाएंगे मैं क्रेडिट ले सकता हूं। यही बोला गया है। डीम्ड रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। Deemed received when goods services are provided by the supplier to the recipient on the direction of such registered person। मेरे डायरेक्शन पे किसी और पर्सन को दे दिया गया, तो ये सप्लायर था, ये रिसिपिएंट था, लेकिन मैंने डायरेक्शन दिया है तो मेरे को इनवॉइस जब मिलेगा मैं क्रेडिट ले पाऊंगा अगर ये जो पर्सन था इसने गुड्स रिसीव किए हैं। नेक्स्ट, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। जो सप्लायर था जिसने आपको सप्लाई किया है उसने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है तो ये आपको क्रेडिट मिलेगा। सर रिटर्न फाइल, अगर क्रेडिट चाहिए तो मांगोगे, नहीं तो मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, प्रोवाइजो बोलता है सेक्शन नंबर 16(2) में प्रोवाइजो है, अगर आपको गुड्स मिल रहे हैं लॉट में, समझ लीजिए 10,000 पैकेट्स ऑफ सीमेंट मैंने ऑर्डर किए हैं, 3 लॉट में आने वाले हैं। जनवरी में 1 लॉट आया, फरवरी में 1 लॉट आया, मार्च में 1 लॉट आया। जब लास्ट लॉट रिसीट हो गया तभी उस इनवॉइस रिलेटेड क्रेडिट आप ले सकते हो। ठीक है सर। और एक बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 16(2) का प्रोवाइजो कि सर समझ लीजिए इनवॉइस था 1 जनवरी का इनवॉइस था। कब का इनवॉइस था? 1 जनवरी का इनवॉइस था। उन्होंने बोला है रमेश आपको 1 जनवरी रिलेटेड, समझ लीजिए 1 जनवरी को आपको इनवॉइस मिला है, ये इनवॉइस का पेमेंट आपको कर देना है विद इन 180 डेज। 30 जून तक आपको इसका पेमेंट कर देना है। फॉर एन एग्जांपल, इनवॉइस था 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का क्रेडिट था। जनवरी मंथ खत्म होने के बाद 28 फरवरी को आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख रुपए का अवेल कर लिया। याद रखिएगा, अगर आपने फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 6 महीने में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो ये बोल रहे हैं जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे आपको इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ का जब आप रिटर्न फाइल करोगे, फॉर एन एग्जांपल यहां जब रिटर्न फाइल कर रहे हो, ये रिटर्न में आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट को रिवर्स कर देना है। जब रिवर्स करोगे, जब अवेल किया था तब से लेकर रिवर्सल तक आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए रिवर्स करोगे, प्लस जो क्रेडिट लिया था वो रिवर्स करोगे, प्लस इसको रिवर्स करोगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। यही बोला गया है यहाँ पे। पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज कर देना। नहीं किया फ्रॉम द इनवॉइस तो सर इफ नॉट देन पे द आईटीसी व्हिच यू हैव गॉन एंड टेकन। जो भी आईटीसी अवेल किया था इन योर रिटर्न उसको पे कर देना वापस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब से अवेल किया तब से लेके जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हो। टिल द डेट ऑफ पेमेंट द अमाउंट इज एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज पेड। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यही रूल नंबर 37 एप्लीकेबल होता है। रूल नंबर 37 यही बोलता है कि सर पेमेंट कर देना 180 डेज में। 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया, 180 डेज के बाद जो क्रेडिट अवेल किया था वो रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है ये जो रिवर्सल है, ये जो 180 डेज के बाद आपको जो आईटीसी लिया था उसका रिवर्सल करना पड़ता है, ये एप्लीकेबल 3 केसेस में नहीं होता। नंबर 1, अगर सप्लाई है अंडर आरसीएम, अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, या ऑन दैट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर विच इज मेड बाय द रेसिपिएंट। ये तीन केसेस को लेके 180 डेज का रिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट सर, जो ये 180 डेज खत्म हो गए उसके बाद मैंने पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपए का गवर्नमेंट को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जांपल लेटर मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो सर जब आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे तब आप क्रेडिट ले सकते हो। यही बोला है कि आईटीसी कैन बी टेकन अगेन व्हेन द पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर। नो टाइम लिमिट टू रिगेन आईटीसी। सेक्शन नंबर 16(4) इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होता। समझ लीजिए आपने 5 साल बाद सप्लायर को पेमेंट किया तो 5 साल बाद वो क्रेडिट वापस ले सकते हो, इंटरेस्ट वापस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 16 आता है। सेक्शन नंबर 16 पढ़ने से पहले
चलिए पढ़ लेते हैं कितना पढ़ा है हमने। सेक्शन नंबर 16 पढ़ा हमने। सेक्शन नंबर 16(1) बोला किसको क्रेडिट मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को। सेक्शन नंबर 16(2) बोला क्या कंडीशन होते हैं सब्जेक्ट टू विच आपको क्रेडिट मिलेगा, टीआर कंडीशन। सेक्शन नंबर 16(2) में कुछ प्रोवाइजोस थे। यस सर, प्रोवाइजोस थे। प्रोवाइजो बोले नंबर 1, जो ये सेक्शन नंबर 16(2) है ये बोलता है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट और रिटर्न फाइल्ड होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। प्रोवाइजो बोलता है अगर गुड्स लॉट में मिले हैं तो आईटीसी ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट मिलेगा, आईटीसी ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट। सर 180 डेज में पेमेंट कर देना, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है सर, आ जाइए अब सेक्शन नंबर 16(3) में। सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है फॉर एन एग्जांपल आपने 10,000 का एसेट खरीदा अलॉन्ग विद 2,000 रुपीज, जीएसटी भी आपने पे किया। कितने का एसेट खरीदा, 10,000 रुपीज का एसेट खरीदा, जीएसटी भी 2,000 रुपीज का पे किया। तो एक ऑप्शन है कि ये 2,000 रुपए का आप ले लो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये 2,000 रुपए का ले लो और 10,000 को कैपिटलाइज करके अपने बैलेंस शीट में 10,000 पे डेप्रिसिएशन ले लो। या फिर एक काम करो, आप अपने बैलेंस शीट में 10,000 तो कैपिटलाइज करोगी, ये 2,000 रुपए को भी कैपिटलाइज कर दो और 2,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। लेकिन याद रखिएगा अगर टैक्स कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी मत लेना, अगर आईटीसी ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना टैक्स कंपोनेंट का। डन सर, याद रहेगा। रजिस्टर्ड पर्सन अगर क्लेम किया है डेप्रिसिएशन on the tax component of capital goods and plant and machinery under the income tax act, no ITC on the tax। मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन लिया है तो टैक्स आईटीसी मत लीजिएगा, अगर आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन मत लीजिएगा। सेक्शन नंबर 16(4) बात करता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है टू अवेल आईटीसी विथ रेस्पेक्ट टू, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइस और डेबिट नोट क्या होता है। सर मैं अगर इनवॉइस रिलेटेड, अगर समझ लीजिए एक इनवॉइस है, इनवॉइस इस साल मेरे को मिला है तो ये इनवॉइस रिलेटेड मैं क्रेडिट कब तक ले सकता हूं, आप ले सकते हो अप टू मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर। जब आप मंथली रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो होता है 20th अक्टूबर, मतलब आप 20th अक्टूबर तक इस इनवॉइस रिलेटेड क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। या फिर सर समझ लीजिए एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट, अगर एनुअल रिटर्न यहां फाइल हुआ तो सर याद रखिएगा आपका लास्ट डेट हो गया 20th अक्टूबर। सर समझ लीजिए अगर एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है पहले, अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल हो गया तो आपका लास्ट डेट टू गो एंड क्लेम द क्रेडिट हो जाएगा जब एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग होता है। ठीक है सर, अगर एक इनवॉइस इस साल मिला है तो उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गो एंड क्लेम द क्रेडिट इज व्हाट सर, ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर जो हो गया 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या actual date of filing annual return whichever is earlier, actual date of filing annual return whichever is earlier। अब यहां आता है डेबिट नोट, सुन लीजिए बाबा, समझ लीजिए एक इनवॉइस था जिसको इशू किया गया था 1920 में, ये इनवॉइस में कुछ अमाउंट कम चार्ज कर लिया गया था, इसके लिए 2021 में क्या हुआ, जो इनवॉइस था उस इनवॉइस रिलेटेड एक डेबिट नोट इशू किया गया। याद रखिएगा इनवॉइस और डेबिट नोट को डीलिंक कर दिया गया है और बोला गया है इनवॉइस के लिए जो टाइम लिमिट होगा वो होगा इस साल का 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है सर, लेकिन डेबिट नोट के लिए, क्योंकि डेबिट नोट 2021 में इशू हुआ है, डेबिट नोट के लिए टाइम लिमिट होगा सर नेक्स्ट ईयर, बेसिकली 21-22 में जो 20th अक्टूबर होगा, या एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्विकली गिव मी अ हेड्स अप, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, पॉइंट क्लियर हुआ। सुन लीजिए, इनवॉइस अगर है, इनवॉइस रिलेटेड अगर डेबिट नोट इश्यू हुआ है तो बाबा वो डेबिट नोट को और इनवॉइस को डीलिंक कर दिया गया है। क्या होगा सर, इनवॉइस के लिए नेक्स्ट ईयर 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तक आपको आईटीसी लेना है, और डेबिट नोट समझ लीजिए 2021 में इशू हुआ है तो उसके लिए टाइम लिमिट चलेगा 20th अक्टूबर। सर 20th अक्टूबर ये हो गया 1920, 2021, 21, 22, तो सर 20th अक्टूबर 2021 और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्विकली गिव मी हेड्स अप, आगे बढ़ा जाए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बेसिकली आया विथ रेस्पेक्ट टू ये जो पॉइंट था आईटीसी अवेलमेंट कि आप 105% क्रेडिट ले सकते हो, 100% प्लस 5%, उसके लिए एक सर्कुलर आया, सुन लीजिए।
सर्कुलर बोलता है बाबा रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, आई एम रियली सॉरी, वीडियो रहेगा यूट्यूब में, बाद में फिर से देख लीजिएगा, 2 बार मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया। नालायक, सुनो अच्छे से, पहले जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं तब आप डाउट पूछ रहे होते हो, जब मैं बोल रहा हूं 2 बार तो भी आप नहीं सुन रहे हो, चुपचाप सुनिए पहले। 1000 डाउट अगर मन में रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रिंकी मैडम, आप सिर्फ डाउट पूछने में लगे हुए हो, डाउट टेलीग्राम में बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। अगर डाउट पूछते रहोगे तो जो पॉइंट बोलूंगा वो मिस आउट कर दोगे। सुन लीजिए पहले, मैंने बोला अगर 1920 में एक इनवॉइस इश्यू हुआ है तो उसका टाइम लिमिट नेक्स्ट ईयर आपको देखना है 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। समझ लीजिए इनवॉइस में कुछ अमाउंट कम चार्ज किया गया था तो उसके लिए क्या हुआ, एक डेबिट नोट इश्यू कर दिया गया। अब ये डेबिट नोट में जो टैक्स चार्ज किया गया उसके लिए टाइम लिमिट क्या होगा, उसके लिए टाइम लिमिट देखना होगा नेक्स्ट ईयर का 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस जिस साल इश्यू हुआ उसके नेक्स्ट ईयर का टाइम लिमिट चलेगा, डेबिट नोट जिस साल इश्यू हुआ उसके नेक्स्ट ईयर का टाइम लिमिट विथ रेस्पेक्ट टू दैट डेबिट नोट चलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है बाबा, आराम से बैठ के देखिए, मैं सारा डाउट क्लियर कर रहा हूं। आप अगर मन में रखोगे नहीं मैं टाइप कर लेता हूं ये डाउट वगैरह, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जो मैं बोल रहा हूं वो मिस आउट कर दोगे। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर रेस्ट्रिक्शन इन आईटीसी अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर रूल नंबर 36 सब रूल 4। क्या बोल रहे हैं ये जो 105% का क्लॉज था इसके रिलेटेड इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। ठीक है सर, ये बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली विद रेस्पेक्ट टू इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट टू बी डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन नंबर 37(1) एंड नॉट अपलोडेड। फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड विद रेस्पेक्ट टू IGST ऑन इंपोर्ट, सेल्फ इनवॉइस एंड ISD क्रेडिट। ये बोल रहे हैं ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि आप 100% ऑफ द जो इनवॉइसेस और डेबिट नोट सप्लायर ने अपने GSTR 1 में डाले हैं आपके GSTR 2A में आ गए हैं, ये बोल रहे हैं जो ये रेस्ट्रिक्शन है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन इनवॉइस या डेबिट नोट के लिए जो सप्लायर अपने GSTR 1 में डालेगा और जो आपके GSTR 2A में आने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल सर, IGST पेड ऑन इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री में आप दिखाते हो तो वो तो सप्लायर कभी बिल ऑफ एंट्री दिखाएगा नहीं, सप्लायर तो इंडिया के बाहर है, वो GSTR 1 फाइल ही नहीं करेगा। तो इन दिस केस IGST पेड ऑन इंपोर्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, फुल क्रेडिट आप ले सकते हो। ठीक है सर, सप्लायर जो सप्लाई किया उसके लिए मैंने सेल्फ इनवॉइस रेज करके GST रिवर्स चार्ज में दे दिया है। गवर्नमेंट बोल रहा है इन दिस सिनेरियो जब आपने GST रिवर्स चार्ज में दिया है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, आप पूरा क्रेडिट ले सकते हो। ISD इनवॉइस कभी भी सप्लायर GSTR 1 में नहीं दिखाता है, रेस्ट्रिक्शन तभी एप्लीकेबल है उन्हीं इनवॉइसेस के लिए एप्लीकेबल है जो GSTR 1 में दिखाए जाते हैं और जो आपके पास GSTR 2A में आने वाले हैं। सर, जो ये ISD इनवॉइस होता है इसके लिए सप्लायर कभी GSTR 1 फाइल नहीं करता है, हेंस उस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ IGST पेड इन योर बिल ऑफ एंट्री, सर सेल्फ इनवॉइस प्लस ISD क्रेडिट का आप पूरा इनपुट ले सकते हो। रेस्ट्रिक्शन जो आप कैलकुलेट करोगे ये जो 100% का 5% एडिशनल आप ले सकते हो, क्या ये हर सप्लायर का देखना पड़ेगा? राम से मैंने 10 इनवॉइसेस राम ने मेरे को 10 सप्लाईज की थी, 10 सप्लाईज का कितना क्रेडिट आया प्लस 5% राम का केस में। श्याम से मैंने परचेज किया, जितना क्रेडिट आया उसका 5% नहीं बाबा, टोटल जो आपका क्रेडिट आया है उसका एडिशनल आप 5% ले सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू दोज इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर्स ने फर्निश नहीं किया है। ये बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओवरऑल बेसिस एंड नॉट सप्लायर वाइज। सप्लायर वाइज नहीं देखोगे, इस सप्लायर ने इतना का इनवॉइस अपलोड किया है प्लस 5% एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूं विथ रेस्पेक्ट टू जो इनवॉइस उस सप्लायर ने नहीं डाले, ऐसा नहीं है। टोटल का 5% एडिशनल आप ले सकते हो। सर, एक बार अगर क्रेडिट डिनाई कर दिया गया तो कब मिलेगा? इस महीना मेरे को बोला कि सर जो इनवॉइसेस सप्लायर ने नहीं डाले उन इनवॉइसेस के लिए जो इनवॉइसेस फर्निश्ड है उनका क्रेडिट का 5% मिलेगा। सर, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग क्रेडिट? कब मिलेगा? जब सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, आपके इनवॉइस को फर्निश कर देगा, तो सर अब आपने जो परचेज किया था वो इनवॉइस फर्निश कर देगा, तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यहां हमारा सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है। ए ग्रेडेड चैप्टर है बाबा, 6 से 10 मार्क तो 100% आएगा ही आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 16 मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेक्शन नंबर 16(1), सेक्शन नंबर 16(2), सेक्शन नंबर 16(3) एंड सेक्शन नंबर 16(4). 16(1) रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट लेगा, 16(2) TR कंडीशन,
डेप्रिसिएशन ले रहे हो टैक्स कंपोनेंट का तो आईटीसी मत लेना, अगर आईटीसी ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट मत लेना। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 16(4) बोलता है मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गो अहेड एंड क्लेम द क्रेडिट विथ रिस्पेक्ट टू इनवॉइस और डेबिट नोट। क्या होता है सर? एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न विच इज ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर, जो बेसिकली होता है 20th ऑफ अक्टूबर। क्विकली गिव मी हेड्स अप, क्या यहां तक सेक्शन नंबर 16 क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या सेक्शन नंबर 16 सबको क्लियर है? यस सर, सबको क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16 क्लोज करता हूं।